नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हम महाराष्ट्र सरकार को लेकर आपको बताते रहे कि ये नाजीवाद फासिस्टवाद से भी ज़्यादा खतरनाक तानाशाही चलाती है और इस बात का नाम है पसोठाबाद। पवार सोनिया ठाकरे बाद ने अब एक और हद पार करते हुए अर्नब गोस्वामी के घर से उसको जिस तरीके से उठाया है, अर्नब गोस्वामी के पत्नी, बेटे और सास ससुर के साथ जो बदसलूकी की है, उसके बाद चारों तरफ से महाराष्ट्र सरकार की आलोचना हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से तमाम मीडिया वर्ग चुप्पी साधे हुए हैं और ये जो मामला है, इस मामले को लेकर कोई भी सच बोलने से कतरा रहा है, क्योंकि ये मामला 2018 का है। अन्वय नायक नाम के एक इंटीरियर डिजाइनर ने, जिसने कि अर्नब गोस्वामी का चैनल का स्टूडियो भी बनाया था, उस व्यक्ति ने अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली थी, ऐसा कहना था मुंबई की पुलिस का और महाराष्ट्र पुलिस का। अलीबाग में आत्महत्या हुई थी और इसके लिए एक तथाकथित सुसाइड नोट पेश किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नवीन शारदा नाम के 3 व्यक्तियों ने 5.5 करोड़ रुपए नहीं चुकाया, इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी, वही मुंबई पुलिस ऐसे केस में जिसको पहले ही पुलिस ने बंद कर दिया था, मुंबई पुलिस ने आज अलीबाग पुलिस के साथ मिलकर अर्नब गोस्वामी की जिस बेशर्मी के साथ गिरफ्तारी की है, जिस तरीके से बदसलूकी की है। और आपको एक और बात बता दें कि इस गिरफ्तारी को करने के लिए जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, वो शिवसेना का पूर्व कार्यकर्ता रह चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एपीआई सचिन वाजे की, जो कि एक केस में पहले निलंबित हो गया था। निलंबित होने के बाद इसने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी और शिवसेना कार्यकर्ता के तौर पर कई साल तक ये काम करता रहा। लेकिन जैसे ही मुंबई पुलिस का कमिश्नर बना परमवीर सिंह, शिवसेना ने इस एपीआई को दोबारा से बहाल कर दिया और इसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कराने की। अर्नब गोस्वामी को केंद्र सरकार की तरफ से 22+ की सुरक्षा मिली हुई है और इसीलिए इस पूरे खेल में अलीबाग पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस की बड़ी टीम लगी हुई थी और इन लोगों ने ज़बरदस्ती पहले दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। 1 घंटे तक अर्नब के परिवार ने जब दरवाज़ा नहीं तो खोला, उसके बाद इन लोगों ने जबरन घुसकर अर्नब गोस्वामी को धक्का देते हुए वैन में डाला, उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके बेटे के साथ जो कि नाबालिग है उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र में जो कुछ चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ पसोठाबाद चलेगा, कानून नहीं चलेगा, न्याय नहीं चलेगा, संविधान भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि 306 का ये मामला है। 306 के मामले में इस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। यह कोई हत्या का मामला नहीं है और यहाँ सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी पर कोई आरोप नहीं है। उनके चैनल के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया था, जबकि इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी की तरफ से ये सारे डिटेल दे दिए गए थे कि उन लोगों ने अपना पेमेंट कर दिया था। एक पेमेंट चैनल में था, उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पेमेंट न मिलने की वजह से उसने आत्महत्या की है, तो इस पूरे मामले में जिसमें 5.5 करोड़ रुपए के पेमेंट की बात उठाई गई थी, अर्नब गोस्वामी के चैनल पर केवल 83 लाख बकाया था, बाकी का दूसरे लोगों के ऊपर बकाया था। और बकाया राशि के न मिलने की वजह से अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है तो इसे सीधे तौर पर किसी के लिए उकसाने की बात नहीं कही जा सकती। ये यहाँ पर नॉर्मल सा मामला बनता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर ये इंस्टिगेशन टू डेथ यानी कि सेक्शन 306 के तहत नहीं आता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से भूमिका निभाई है अनिल देशमुख ने, जो महाराष्ट्र सरकार का गृह मंत्री है, उसने इस मामले को दबा दिए जाने के बाद पुलिस द्वारा इसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने के बावजूद उसने अदन्या नायक नाम की जो बेटी है अन्वय नायक की, उसके शिकायत के आधार पर इस मामले को दोबारा से खुलवाया। और इसके पीछे की वजह यही है कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहकर बुला दिया था। शरद पवार के ऊपर उसने तमाम जो केसेस चल रहे हैं उनको उठा दिया था
और उद्धव ठाकरे बेबी पेंगुइन के खिलाफ जिस तरीके से अभियान चलाया था, उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लगा कि अर्नब गोस्वामी को चुप करने के लिए इस पुराने केस को खोले जाने की जरूरत है और इसी वजह से इस केस को खोला गया। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस जिस तरीके से दिशा चालान की मौत को एकदम से आत्महत्या घोषित कर देती है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एकदम से आत्महत्या घोषित कर देती है, और वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने कहीं भी किसी भी तरीके से स्पष्ट तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट जिस केस में नहीं है, उस व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार किया जाता है आत्महत्या के लिए उकसाने के नाम पर। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले कह रहे हैं कि उनकी बेटे की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है और इसके पीछे रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार जिम्मेदार है। आज तक मुंबई पुलिस ने कभी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया, हालांकि एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने उस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की थी, जबकि सारे के सारे जो तथ्यात्मक सबूत थे वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि इतनी आसानी से सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है। दिशा सालियान की जो बॉडी थी वो बिल्डिंग से काफ़ी दूर जाकर मिली थी, तब भी मुंबई पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज नहीं कर लिया, आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया था और किसी की गिरफ्तारी नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी कहीं दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। अगर आपको रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई करनी है तो इसके लिए सीईओ वगैरह के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अर्नब गोस्वामी जो एक एंकर के तौर पर है, उसके मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनी के तौर पर किसी मालिक को इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो सकती, सीधे तौर पर यह एक उल्लंघन है कानूनों का, संविधान का, और इसी वजह से इस पूरे मामले में गृह मंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों ने, भाजपा प्रवक्ता ने और कुछ मीडिया वालों ने इस पर टिप्पणी की है। रजत शर्मा ने हालांकि टिप्पणी तो की, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि मैं अर्नब गोस्वामी के अपने स्टूडियो में चलाए जाने वाले ट्रायल से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनकी गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। बाकी दूसरे जो चैनल हैं, बाकी दूसरे तथाकथित पत्रकार हैं, वो इस पूरे मुद्दे पर मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। उन्हें यह लगता है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई होने से उनके चैनल का फायदा होगा और अपने फायदे के लिए वो इस तानाशाही के नए रूप, जो फांसीवाद, नाजीवाद से भी ज़्यादा भयंकर है, इंदिरा की इमरजेंसी से भी ज़्यादा भयंकर है, उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो मामला है, ये मामला पहले ही बंद हो गया था, लेकिन जानबूझकर महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी से बदला लेने के लिए इस पूरे मामले को दोबारा से उठाया है और उस मामले में दोबारा से कोई नई एफआईआर भी नहीं हुई है। उसके बावजूद जिस तरीके से बदसलूकी करते हुए धारा 306 के तहत गिरफ्तारी की गई है, वो अनुचित है और इस मामले में अर्नब गोस्वामी को कोर्ट से जमानत मिलना तय है। अर्नब के साथ साथ फिरोज शेख और नवीन शारदा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी राज्य की पुलिस के पास इतनी पावर है, क्या वो संविधान को ताक पर रखते हुए, मानवाधिकारों को ताक पर रखते हुए, देश की न्याय प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए किसी व्यक्ति को इस तरीके से निशाना बना सकती है। और महाराष्ट्र सरकार के मामले में ये पहला मामला नहीं है जिस तरीके से कंगना रनौत को निशाना बनाया गया, एक पूर्व नेवल अधिकारी को पिटवाया गया और उसके बाद में निर्लजता पूर्वक संजय राउत से लेकर रश्मि ठाकरे तक जिस तरीके से सामना में बयान देते हुए नजर आए, उद्धव सरकार बयान देती हुई नजर आई, और अर्नब के खिलाफ तो शरद पवार से लेकर सोनिया गांधी तक सब ने बयान दिए और ये कहा कि इस व्यक्ति को सबक सिखाए जाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से किसी राज्य सरकार को इतनी ज़्यादा तानाशाही की छूट दी जाएगी तो फिर इस देश में अराजकता फैलना लाजमी है और उसके बाद हो सकता है कि जनता भी सड़कों पर आकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ उपद्रव करे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा जाना कि ये इमरजेंसी से ज़्यादा बदतर हालत है, नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, सब के सब लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि क्या अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि इस तरीके से जो राज्य की मशीनरी है, राज्य की सत्ता है, राज्य की पुलिस है, उसका दुरुपयोग नागरिकों के अधिकारों को हनन करने के लिए किया जा रहा है, उनसे बदला लेने के लिए किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अब महाराष्ट्र में धारा 356, संविधान की धारा 356 को लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से नागरिकों के ऊपर अत्याचार करना और अत्याचार को बर्दाश्त करना ये संविधान के अनुरूप नहीं है।
किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, अपराध में वांछित है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो सीआरपीसी और आईपीसी के जो प्रावधान है उसके तहत होनी चाहिए, न कि किसी सनक के तहत होनी चाहिए, न कि किसी तानाशाही के तहत होनी चाहिए, जैसा महाराष्ट्र में हो रहा है। और एक उदाहरण नहीं है, महाराष्ट्र में बार बार महाराष्ट्र सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो भारत के संविधान को नहीं मानती है, भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसको नहीं मानती है, और भारत की किसी भी केंद्रीय संस्था को वो नहीं मानती है। केंद्र सरकार से लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं वो महाराष्ट्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी हैं। उसका जो तरीका है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को निशाना बनाने का, जो उनका एक अभियान चल रहा है जिसमें परमवीर सिंह सबसे आगे मोहरे के तौर पर काम कर रहा है उद्धव सरकार की तरफ से, और जिस तरीके से पहले इनके चैनल के ऊपर 1000 एफआईआर दर्ज कराई गई, तमाम स्टाफ को हैरेस किया गया, लेकिन जब उन्हें लगा कि इससे भी चैनल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने इस पुराने मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारी के नाम पर एक तानाशाही दिखाने की कोशिश की है, अत्याचार करने की कोशिश की है, उसके बाद पूरे देश में सोशल मीडिया पर खासकर इस पूरी घटना को लेकर यह मांग उठ रही है कि अब महाराष्ट्र में समय आ गया है कि 356 धारा का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर आप भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के पक्षधर हैं तो आप इस मामले में कमेंट कर सकते हैं, आप अभी इस पूरे अभियान में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री को या उस मुख्यमंत्री की गठबंधन सरकार को इस तरीके की तानाशाही करने की छूट नहीं दी जा सकती। समीर ठक्कर का मामला हो या फिर कंगना रनौत का मामला हो या नेवी ऑफिसर का मामला हो या दूसरे अन्य मामले हों, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तमाम मोर्चों पर फेल हुई है और फेल होने के बाद अपनी असफलता को छुपाने के लिए वो उन लोगों को निशाना बना रही है जो उसकी असफलताओं को उजागर कर रहे हैं, जो उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं और उनकी अक्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आज का दिन मीडिया के लिए भी एक यादगार दिन रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी के बाद पहली बार है जब इस तरीके से कोई राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है और पूरा का पूरा मीडिया चुप बैठा हुआ है। इमरजेंसी में लोग इसलिए चुप बैठे थे क्योंकि इंदिरा का डंडा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लोग जो चुप बैठे हैं वो अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी ईर्ष्या की वजह से और अपने कपटीपन की वजह से चुप बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।